नमस्कार बच्चों, मैं के त्रिपाठी पुनः आपका एक बार फिर से अभ्युदय योजना की इस नीट फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं, जहां पर कि मैंने आप लोगों को वेव मोशन में पिछले टर्न पर पार्ट 1 पर चर्चा की थी और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगले टर्न पर बीट्स पढ़ाऊंगा। बीट्स के साथ साथ में जितनी भी और चीज़ें हैं, स्टेशनरी वेव्स, डॉपलर्स इफेक्ट, ये सारे काम आज कर रहे हैं बच्चों। और काम देख रहे हैं ज़्यादा है, समय कम है, उसके अकॉर्डिंग करना भी पड़ेगा क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है नीट का उसमें इतना टाइम नहीं है, तो इसे आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों का थोड़ा सा ये सहयोग चाहूँगा कि हमारे साथ साथ में इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझें और इस पर टाइम दें। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे बच्चों बीट्स। आपको बताऊं, जब भी किसी मीडियम में नियरली सेम फ्रिक्वेंसी के दो वेव प्रोड्यूस कराए जाते हैं तो उनके सुपरपोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव बनता है उसकी इंटेंसिटी कुछ ऑल्टरनेटिवली राइज और डाउन होती रहती है, उतार चढ़ाव उसकी इंटेंसिटी में होता रहता है। तो ये एक राइज और एक चीज जो डाउन है, इसी पेयर को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। और एक सेकेंड में जितने बार ये उतार चढ़ाव होते हैं उन्हीं को हम लोग नंबर ऑफ बीट्स कहते हैं। और बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास, चलिए तो जरा सा हम ये देखते हैं कि इसके लिए निकाल करके देखते हैं कि एक सेकेंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं। उसके लिए सपोज कीजिए कि 2 सोर्सेस हैं जिनसे कि वेव्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिनके एंगुलर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, नियरली सेम। मैंने कहा एक को ω1 ले लेते हैं, दूसरे को ω2 ले लेते हैं, और इनके लिए किसी एक पर्टिकुलर कण के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट y1 इज इक्वल टू a sin ωt माइनस kx और y2 इज इक्वल टू a sin ω1 ω2t ले ले। और ये देखिए x इज इक्वल टू, अगर 0 पर हम बात करें तो यहां पर ये रिजल्टेंट जो वेव हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, a sin ω1t प्लस a sin ω2t। अभी देखिए यहां पर a कॉमन ले लीजिए और साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n1t प्लस साइन 2 पाई n2t। और अभी देखिए यहां पर छोटा सा आपको काम दे रहे हैं बायो वाले बच्चे, लेकिन डोंट वरी, हमारे मैथ्स क्लास को याद कीजिए। साइन c प्लस साइन d के लिए फॉर्मूला लगा देंगे यहां पर 2 साइन, देखिए 2 साइन c प्लस d बाई 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा n1 प्लस n2 इंटू पाई। 2 टाइम्स है ना, दिस प्लस दिस बाई 2 करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपनी एक लाइन बचानी है। एंड cos दिस माइनस दिस अपॉन 2, दैट इज n1 माइनस n2 इंटू पाई। लेकिन ये जो रिजल्टेंट है वेव, इसको अगर हम इसी शेप में लाएं तो कंपेयर करके आप देख सकते हैं कितना मिलेगा, 2a cos n1 माइनस n2 इंटू पाई। टी भी लगा हुआ है बच्चों, यहां पर टी भी तो है, ये देखिए टी और ये टी, और इंटू साइन n1 प्लस n2 इंटू पाई टी। ये बच्चों जरा सा ध्यान से देखिए कि इसको यहां पर एम्पलीट्यूड ही तो जाना जाएगा, तो दैट इज ये इस फॉर्म का हो जाएगा a साइन n1 प्लस n2 इंटू पाई टी। और यहां पर ये जो एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिए, अगर इसका वैल्यू मैक्सिमम है तो यहां पर क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, a का वैल्यू दैट इज मैक्सिमम, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम ए की बात करें, एम्पलीट्यूड की बात करें, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड
तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसको, ये पोर्शन जो हमारे पास है, दिस मस्ट बी मैक्सिमम, दैट इज कॉस n1 माइनस n2 इंटू पाई टी मस्ट बी प्लस माइनस 1 मैक्सिमम। और मैक्सिमम के लिए हम जानते हैं n1 माइनस n2 पाई टी दिस इक्वल्स टू कॉस k पाई सपोज कर ले, और k इज इक्वल टू यहां पर 0 1 2 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो जरा से देखिए, ये मिल जाएगा n1 माइनस n2 इंटू पाई टी इज इक्वल टू k पाई। सो t इज इक्वल टू k अपॉन n1 माइनस n2। पाई तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जरा से देखिए, t इज इक्वल टू 0 1 अपॉन n1 माइनस n2, 2 upon n1 minus n2, 3 upon n1 minus n2 and so on in time intervals पे, इन टाइम स्पेस का मतलब है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर इस बात को ध्यान दें, ये टाइम्स हैं जिन पर कि क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलने लगेगा। ठीक है, अब अगर ध्यान दें कि इनके लिए बच्चों यहां पर दो लगातार जो हमारे मैक्सिमा हुए हैं, इस टाइम पर और इस टाइम पर, इस टाइम पर और इस टाइम, दो लगातार, कोई भी इनका जरा सा टाइम डिफरेंस देखें, मतलब हम ये देखना चाहते हैं दो मैक्सिमम के बीच में कितना, दो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है। तो अब यहां पर टाइम इंटरवल देखिए, टाइम इतने टाइम के बाद में, देखिए टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, दैट इज इतने टाइम के, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से माइनस करें, तो इतने टाइम के बाद में क्या होगा, अगला मैक्सिमा सुनाई देगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कहें कि एक सेकेंड में कितने बार मैक्सिमा मिलेगा, तो इसका मतलब हो गया, रेसिप्रोकेट कर दीजिए, देयरफॉर इन वन सेकेंड नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, n1 माइनस n2। भाई एक मैक्सिमा के लिए इतना टाइम, इतना सेकंड, तो एक सेकंड के लिए रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो इतने बार मैक्सिमा हमको इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ये मिल जाएगा हमको। अब इसी तरह से अगर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, तो मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब हो गया एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए। तो एम्पलीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या है कि ये पोर्शन देखिए, एम्पलीट्यूड, इसी को तो हमने कहा यहां पर ये पूरा एम्पलीट्यूड है, लेकिन कॉस की ये वैल्यू अगर मिनिमम हो जाए तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा। तो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, इसी तरह से बच्चों कॉस n1 माइनस n2 पाई टी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 आप जानते हैं के लिए क्या होगा, कॉस n1 माइनस n2 पाई टी इज इक्वल टू कितना कर दीजिए आप, k पाई बाई 2। k की जगह पर यहां पर आप वैल्यूज रखते चले जाइए, अब की बार में वो सारी वैल्यूज नहीं होंगी, सिर्फ ऑड नंबर्स, दैट इज k इज इक्वल टू 1 3 5 एटसेट्रा रखते चले जाइए, तो आप देखेंगे इतना कॉस। तो इनके लिए यहां पर ये 0 ही आएगा, दैट इज पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इनके लिए 0 आएगा। तो अब यहां पर आपको देखिए मिल जाता है बच्चों, इस जगह पर हम रख करके दिखा भी, एक क्वेश्चन भी आपको हम यहां पर लगवा देंगे। तो नंबर ऑफ बीट्स आप देखेंगे कैसे निकलेगा। तो जरा सा ध्यान दीजिए, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू पाई टी इज इक्वल टू k पाई बाई 2। दैट मीन्स ये तो कैंसिल हो गया, t इज इक्वल टू k अपॉन 2 टाइम्स n1 माइनस n2।
और अभी यहां पर आप देख लीजिए कि के वैल्यूज मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 रखेंगे, 1 3 5 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स n1 माइनस n2, या फिर 3/2 टाइम्स n1 माइनस n2, या फिर 5/2 टाइम्स 5/2 टाइम्स n1 माइनस n2। इन वैल्यूज इन टाइम्स पर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी मिल जाएगा। तो दो मिनिमम के बीच का अगर टाइम निकाले, टाइम इंटरवल, दैट इज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करके देखिए, दिस माइनस ये इतना सेकेंड आ जाएगा, ये देखिए इतना। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, n1 माइनस n2। फिर से रेसिप्रोकेट कर दिया यहां पर, मिनिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड, जब इतने टाइम में एक बार मिनिमम, मतलब लगातार अगला मिनिमम फिर मिलता है, तो यहां पर नंबर ऑफ मिनिमम 1 सेकेंड में इतने हो जाएंगे। तो आपने देखा 1 सेकेंड में इतना ही वैल्यू आ रहा था मैक्सिमम के लिए, ये देखिए यहां पर आ रहा था, इतना ही वैल्यू आ रहा था मैक्सिमम के लिए, और इतना ही वैल्यू आ रहा है मिनिमम के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर हमारी जो 1 सेकेंड में इतना मैक्सिमम इतना मिनिमम, यही नंबर ऑफ बीट्स हो गए। तो नंबर ऑफ बीट्स कितना हो गया बच्चों, नंबर ऑफ बीट्स n1 माइनस n2। मैंने कहा ना कि जितने बार चढ़ाव और उतार है, एक चढ़ाव एक उतार को, एक राइज एक डाउन को क्या कहेंगे, 1 बीट कहेंगे। तो 1 सेकेंड में इतने बार यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा जो मिल पा रहा है, यही हमारा क्या है, यहाँ पर सुनाई पड़ने वाले बीट्स हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसीज थी n1 और n2, इनकी यहाँ पर अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसीज है ना। अब देखिए एक आपको यहाँ पर हम क्वेश्चन भी बताएंगे, एक और भी बात बता रहे हैं, जरा सा ध्यान दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क है हमारे पास में बच्चों, और इनके फ्रीक्वेंसीज कितना है देखिए, 256 और 254, ये हर्ट्ज, इतना फ्रीक्वेंसीज है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है। तो जरा सा देखिए, अगर हम बात करें 1/4 टाइम की बात करें, मतलब इसके लिए यहां पर फ्रीक्वेंसी से मतलब हमारा इतना हो गया कि अगर हम ये कह लें कि इसका 1/4 ले, तो 1/4 इसका कितना आ जाएगा बच्चों, 64, और इसका 1/4 ले रहे हैं तो 63.5। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में इतने बार वाइब्रेट करेगा, ये 1 सेकेंड में इतने बार वाइब्रेट करेगा। तो ये 1/4 सेकेंड के बाद, चौथाई सेकेंड के बाद 64 इसके वाइब्रेशंस होंगे, इसके 63.5 होंगे चौथाई वाइब्रेशंस। और ये साफ साफ देख रहे हैं कि बिल्कुल अपोजिट यहां पर फेस में हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अपोजिट फेस में अगर ये वेव्स होंगे, तो इसका मतलब हो गया कि हमें मिनिमम यहां पर सुनाई देगा। जरा सा ध्यान दीजिए, फिर से 1/4 अगले माने हाफ सेकेंड के बाद में क्या होगा, ये 64 ऑसिलेशंस और कर लेगा, 128 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 127 हो जाएगा। आप ये देखिए दोनों सेम फेस में हो गए। सेम फेस का मतलब यहां पर हमें मैक्सिमा होगा, ये तो मिनिमा था, यहां पर ये मैक्सिमा होगा।
अनदर अगर यहां पर 1/4 करें दैट इज 3/4 हो जाए तो ये फिर से यहां पर 64 ऐड हो जाएगा इसमें, और यहां पर 63.5 ऐड हो जाएगा। तो ये हाफ की वजह से यहां पर क्या होगा, ऐड कर लें इनको दोनों को, तो ये अपोजिट फेस में फिर से होंगे। और फिर से t/4 दैट इज कंप्लीट, पूरा का पूरा 1 सेकेंड के बाद ये यहां पर 256 कर लेगा और ये 254। तो ये फिर से यहां पर ये देखिए मिनिमा था और ये मैक्सिमा फिर से। तो आपने देखा कि 1 सेकेंड में ये 2 बार मिनिमा मिला और 2 बार मैक्सिमा मिला, और यही इनकी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस था n1 माइनस n2। तो अगर हम नंबर ऑफ बीट्स की बात करें, तो 256 माइनस 254 दैट इज ये कितना हो जाएगा, 2 बीट्स सुनाई देंगे। यहां पर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और भी हैं और आप लोगों को करनी भी चाहिए। यहां पर एक क्वेश्चन और हमारे पास में है, उसको मैं आप लोगों को जरूर करा दूं तो थोड़ा सा आपको आइडिया और हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहां पर स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा रहे हैं। मैं उस केस में बात कर रहा हूं कि किसी गिटार के स्ट्रिंग की बात है। तो बच्चों 2 स्ट्रिंग्स गिटार के A एंड B है सपोज। देखिए मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन 2020 नीट में पूछा गया है, जल्दी की बात है, और यहाँ पर मैं ब्रीफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो A एंड B 2 स्ट्रिंग्स हैं और एक ही मटेरियल के ये बने हुए हैं। इनका यहाँ पर जब थोड़ा सा ट्यून में नहीं रह जाते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स 6 बीट्स सुनाई देते हैं। कितने? 6 बीट्स सुनाई देते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये दोनों कितने बीट्स प्रोड्यूस करते हैं? 6 बीट्स। और अगर इसका यहां पर फ्रीक्वेंसी 530 हर्ट्ज दिया है, देखिएगा 530 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी दिया है, तो ये कह रहे हैं इसके बाद क्या है, शुरू में इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, न दोनों मिलकर के कितना 6 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इसके वायर का टेंशन, थोड़ा सा टेंशन कम कर दिया जाता है। टेंशन क्या होता है? रिड्यूस कर दिया जाता है। तो इससे यहां पर 7 बीट्स सुनाई देने लग जाते हैं। अब जरा सा ध्यान दीजिए, 7 बीट्स। तो इन्होंने पूछा, कॉपी पेन लीजिए ना और इसको करके देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए हमारा, उसके बाद में इसको करके देखिए। तो यहां पर बच्चों देखिए, पहले 6 बीट्स सुनाई दे रहे थे, टेंशन बी में कम हुआ तो 7 बीट्स सुनाई देने लग गए। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ये N2 क्वेश्चन मार्क है, बी का फ्रीक्वेंसी यहां पर पूछा गया है। बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बी की बात करें तो बी का फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है? मे बी फ्रीक्वेंसी देखिए ऑफ बी में भी कितना हो सकता है? या तो ये हो जाएगा 530 प्लस माइनस 6 बीट सुनाई दे रहे थे ना शुरू में। ए का तो फ्रीक्वेंसी पता है, बी का यहां पर इतना, तो बी का क्या हो सकता है? आइदर तो 536 हो सकता है या फिर 524। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं बच्चों, ध्यान दे लीजिए। अगर प्लस साइन लेंगे तो इतना हो जाएगा और 524 हो जाएगा, इतना हर्ट्ज। तो यहां पर देखिए, अब आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है कि ये फ्रीक्वेंसी बी का नंबर ऑफ बीट्स या तो ऐड हो जाएंगे या उतना माइनस हो जाएगा, इतना आगे या इतना पीछे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन यहां पर आपको एक हिंट दिया गया है कि जब भी बी के वायर में टेंशन थोड़ा कम कर दिया जाता है तो बीट्स यहां पर 7 बीट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं अगर टेंशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जरूर कम होगा। तो बी का फ्रीक्वेंसी टेंशन कम होने पर कम हुआ होगा, ये तो तय बात है। तो अब आप देखिए, अगर हम 536 लेंगे, इसका तो फ्रीक्वेंसी पता है 530 ए के लिए,
और बी को अगर हम 536 लेंगे तो जब ये कम होगा फ्रीक्वेंसी टेंशन कम करने पे, तो इसके क्या आएगा, क्लोजर आ जाएगा 530, और इसमें नंबर ऑफ बीट्स कम होने हो जाएंगे। अगर 536 लेते तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होने पर आप कम करके देखिए यहां 536 से, तो इसके क्लोज आ जाएगा, तो नंबर ऑफ बीट्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। अगर ये कहता कि बीट्स यहां पर 6 से कम हो रहे हैं, तब तो हम इसको प्रेफर करते हैं, यहां पर इसको आंसर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कम तभी होंगे क्लोज। अभी तो 6 का डिफरेंस है, और जब ये बीट्स जब ये फ्रीक्वेंसी कम होगी तो क्लोज आएंगे, बीट्स कम होगी। लेकिन यहाँ पर बीट्स 7 हो रहे हैं, तो यहाँ पर पक्की बात है कि 524 अगर लिया जाए, देखिए जरा सा 530 और 5, अगर हम 524 लेते बी का फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर इसका फ्रीक्वेंसी जब और कम होता, कम हुआ ही होगा, 523 हुआ होगा, तो देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों के बीच का, 7 डिफरेंस आ रहा है यहां पर। तो ये पक्की बात है कि इसका फ्रीक्वेंसी 524 ही रहा होगा बी का फ्रीक्वेंसी। तो ये बच्चों इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता है उस पर वैक्स लगा देते तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको मैं दिखला रहा था, नंबर ऑफ बीट्स यहाँ पर मिल रहे थे n1 माइनस n2, यही तो नंबर ऑफ बीट्स था। तो यहाँ पर अगर हम n2 की बात करें तो कितना हो जाता है, n1 प्लस नंबर ऑफ बीट्स, तो प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, डिफरेंस होता है, ये तो डिफरेंस है। यहाँ पर हमने n1 को ज्यादा मान रखा था, यहाँ पर तो ये लिखा नहीं, तो डिफरेंस साइन लिया कीजिए, n1 डिफरेंस n2। तो अभी इससे आपको एक की फ्रीक्वेंसी पता हो, नंबर ऑफ बीट्स पता हो, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी उतनी प्लस हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी में बीट्स ऐड कर दी, या उतना पीछे हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट से मैंने ये यहाँ पर बनाया था, लेकिन बाद में एक हिंट दिया गया कि जैसे ट्यूनिंग फॉर्क होता तो उसके केस में कहता हूँ वैक्स उस पर लगा दिया गया तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर इन्होंने वायर की बात कही कि टेंशन कम कर दिया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई। बीट्स बढ़ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है जब डिफरेंस पहले 6 का रहा होगा तब और कम होने पर दूरी बढ़ेगी। तो ये डिफरेंस में अगर 36 लेते तो तब यहाँ पर दिक्कत हो जाती, क्योंकि 530 का है ही, अगर ये 536 से कम होता तो 6 से कम बीट्स जा रहे होते, लेकिन यहाँ पर 7 बता रहा है कि 524 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों इट वाज ऑल अबाउट बीट्स। मैंने आपको बीट्स में डिटेल में बताने की कोशिश की है, सीधा सीधा फॉर्मूला भी बताया जा सकता था कि बस इतना होगा दोनों के डिफरेंस यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अब हम लोग एक अगला टॉपिक करेंगे। काम बच्चों आज थोड़ा सा ज़्यादा है, जल्दी जल्दी से करते हैं। तो एक अगला वर्क है हमारा जिसको यहाँ पर कहेंगे स्टेशनरी वेव्स, है ना, स्टेशनरी वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव की हमने बात करी थी, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आज हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव्स। तो इसमें आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अच्छा क्वेश्चंस जो हैं बच्चों, शायद इसका इतना टाइम आज न मिले तो आप इसको जरूर लगाइएगा। तो हम यहाँ पर अभी स्टेशनरी वेव्स की बात करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए जरा सा, यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स इनको कह सकते हैं या स्टैंडिंग वेव्स भी इनको नाम देते हैं, स्टेशनरी और स्टैंडिंग। तो बच्चों होता क्या है कि इसके लिए आप ये समझिए कि किसी मीडियम में वेव प्रोड्यूस हो रही है और उसके लिए सामने से टकरा करके वो वापस आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है मीडियम। इसीलिए इसके लिए क्या होना चाहिए, बाउंडेड मीडियम होना चाहिए इसके लिए, है ना। वेव यहां से ये जा रही है और टकराने के बाद वापस आ रही है। तो यहां पर बच्चों दो तरीके की बातें होती हैं। एक तो ये मीडियम जो बाउंडेड, दो बाउंडेड मीडियम के बीच की तो बात है ये, अरे भाई एक यहां पर से वेव जा रही है, दूसरी टकरा के वापस आ रही है, इनके सुपर पोजिशन से एक जो वेव बनेगा, उस वेव के बारे में हम लोग बात करें, दैट वेव इज नोन एज स्टेशनरी वेव। तो यहां पर ये जो रिफ्लेक्ट करेगा इस मीडियम से,
इसमें दो केसेस हो सकते हैं, एक तो यहां से ये बंधा हुआ है ये केस है, या फिर यहां पर एक हल्का सा लूप डाल दिया गया कि ये फ्री है ऊपर नीचे जाने के लिए। तो फ्री एंड और यहां पर क्लोज एंड, ये दोनों ही बातें पॉसिबल हैं। और बच्चों ये हमारे जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। सितार गिटार स्ट्रिंग का केस है तो ये ट्रांसवर्स हो जाएंगे, और कोई एयर कॉलम है तो ये यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल भी हो जाएंगे। तो जब भी टू वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स किसी बाउंडेड मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में एक जैसे लगभग वेव हैं दोनों, और ये एक ही एम्पलीट्यूड के वेव हैं प्रोड्यूस होते हैं, तो इनके यहाँ पर सुपरपोजिशन से जो वेव हमें मिलती है उसी को हम लोग स्टेशनरी वेव कहेंगे। अब स्टेशनरी वेव के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल वाइब्रेट ही नहीं करते हैं, अपनी मेन पोजीशन के जरा सा भी स्थान को नहीं छोड़ रहे। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नोट्स कह देते हैं। इनको क्या कह देते हैं, नोट्स कह देते हैं। और ऑन द अदर हैंड दूसरा अगर हम बात करें तो यहां पर जो पार्टिकल सबसे ज्यादा मेन पोजीशन के दूर चले जाते हैं इनको हम लोग क्या कह देते हैं, एंटी नोट्स कह देते हैं। और जो पार्टिकल्स बिल्कुल ही मूव नहीं करते इनको हम लोग नोट्स कह देते हैं। तो इन वेव्स में नोट्स एंड एंटी नोट्स बनते हैं। कुछ और भी बात हम आपको बता लें, नोट्स के देखिए किसी भी दो लगातार नोट्स को ले लीजिए, एक तो ये हो गया बाउंडेड मीडियम में, कॉर्नर जहां से बाउंड हो गए वहां पर तो नोट बनी गई। तो स्ट्रिंग का ही केस है, तो ये नोड है ये नोड है, इसके ए जो दो लगातार नोट्स हैं इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं वो देख रहे हैं सेम फेस में रहते हैं, तो ऊपर या फिर नीचे। लेकिन अगर नोड के नियर बाई पार्टिकल्स को देखें तो ये अपोजिट फेस में दिखलाई दे रहे हैं, ये यहां पर अपोजिट फेस में दिखलाई देंगे। दो नोड के बीच के पार्टिकल्स एक ही फेस में, लेकिन किसी एक नोड के इधर उधर के अगर पार्टिकल्स को देखें, नियर बाई पार्टिकल्स को देखें, तो ये क्या होंगे, हमेशा अपोजिट फेस में होंगे। और ये हमेशा वेव्स क्या बाउंडेड मीडियम में ही प्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, बंद मीडियम में। तो बच्चों यहां पर हम आपको दो जो केसेस हैं उस पर चर्चा करेंगे, वन इज रिजिड एंड द अदर वन इज फ्री एंड। तो देखिए जरा सा रिजिड एंड में और फ्री एंड में आपको क्या डिफरेंस हम बताना चाह रहे हैं। अगर यहां पर सपोज कीजिए कि ये रिजिड एंड है और ये आपको यहां पर एक वेव प्रोड्यूस कराई है, पल्स आपको दिखला रहा हूं, ये सपोज कीजिए कि इससे टकराए, तो रिजिड एंड में टकराने के बाद यहां से जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ये इस तरीके से होगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये रिफ्लेक्शन अपोजिट हो गया, दैट इज पूरी तरह से क्या हो गया, ये पल्स यहां पर क्या हो गया, अपोजिट फेस में हो गया। ये रिजिड एंड की कहानी है, देख लीजिए। वेयरएज अगर हम फ्री एंड की बात करते तो यहां पर ये जो पल्स अगर मान लीजिए जा रहा था तो ये जब लौटता तो बिल्कुल उसी तरीके से, दोनों में फर्क देख लीजिए, ये यहां पर लूप पड़ा हुआ है। और ये भी इसलिए यहां पर होता है क्योंकि अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ को देखें तो एक्शन एंड रिएक्शन, जिस तरीके से फोर्स लगता है यहां पर एंड पर आने के बाद ऊपर, तो उतना ही रिएक्शनरी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो यहां पर ये पल्स क्या होता है, नीचे की तरफ को चला जाता है। लेकिन फ्री एंड में ऐसा नहीं होता है, यहां पर ये सेम उसी तरीके से रिटर्निंग हो रही। तो दोनों ही केसेस की यहाँ पर बच्चों हम बात करना चाह रहे हैं, ये जाने का था और ये देख लीजिए वापस लौटने का, इसी तरह से ये जाने का ही वापस लौटने। तो इनके यहाँ पर हम इक्वेशंस बनाएंगे और इनके बारे में कुछ और भी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये बताना चाहूँगा कि जब लौट करके ये आ रहा है यहाँ से, तो ये अपोजिट देख रहे हैं फेस में हो गया, दैट इज फेस डिफरेंस कितना, पाई का यहाँ पर हो गया। और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसके लिए अगर हम अब इसको रब कर सकते हैं क्योंकि कई बातें यहाँ पर लिखनी बच्चों, तो अगर हम इक्वेशन ये ले लेते
दैट y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर इधर लेते जाते समय इस वाले केस को जिसको मैंने रब कर दिया, और दूसरा फिर क्या हो जाता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता बच्चों। लेकिन यहां पर देखो प्लस तो इसलिए हो गया क्योंकि यहां पर लेफ्ट को आने लगा, जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन, उसके लिए था, लौटा तो नेगेटिव एक्स हुआ तो ये हो गया। और प्लस पाई आप देख रहे थे, फेस डिफरेंस यहां पर मैंने बता दिया, जो इसका पल्स था वो अपोजिट फेस में हो गया था लौटते समय, तो यहां पर इसके लिए बच्चों ये लिया जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करते तो इस वाले केस में देखिए गया और सेम उसी फेस में आपको दिखलाई दे रहा रिटर्निंग हो रही, तो यहां पर जो हम दो इक्वेशन लेते तो क्या लेते जरा सा देखिए, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और रिटर्निंग के लिए क्या था, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाता है। उसमें पाई का फर्क आपको दिखलाई दे रहा बच्चों। और ये यहां पर जो आपको प्लस पाई दिखलाई दे रहा, तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा होता है। ये देखिए पाई प्लस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का याद कीजिए जो मैंने डिटेल बताया था। तो बच्चों ये इतना हो जाता। अब यहां पर इनके सुपरपोजिशन से दोनों तरफ में y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 निकाल दीजिए। तो देखिए ये यहां पर थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री का वही फॉर्मूला जो भी थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को बता रहे थे वही लगेगा, और यहां पर दोनों में आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए दोनों ही केस में आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं, y1 प्लस y2 दैट इज ए, कॉमन ले लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहां पर देख रहे हैं माइनस लगा हुआ, देखिए आप तो प्लस कर रहे हैं लेकिन माइनस हो रहा है, कितना, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये इधर के लिए हो गया। लेकिन यहां पर देखिए दोनों में क्या फर्क हो जाएगा, इस जगह पर आपको कितना डिफरेंस दिखलाई देगा कि ये यहां पर माइनस है लेकिन यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे तो ऐड कर दीजिए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, चलिए एक एक को हम कर देते हैं, पहले बस इतना दिखा दें, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बच्चों जरा सा आप ध्यान दे सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी के लिए जो फॉर्मूला था 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और इसमें कॉस की जगह साइन पहले हो जाता है, कॉस बाद में हो जाता है, तो आपको बस इतना ही यहां पर लगाना है। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं जरा सा, और उसके बाद में आगे आपको एक और बात बता रहे हैं। तो देखिए 2 cos इसमें लग जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, यहां पर ध्यान दे लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी मिल जाएगा आपको, है ना, इनटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो ये यहां पर आपको दे देगा माइनस के एक्स। अरे भाई दिस माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2 के एक्स हो जाएगा अपॉन 2 दैट इज माइनस के एक्स हो जाएगा, और वो माइनस यहां पर हम बाहर लिख दे रहे हैं। देख लीजिए साइन के लिए जब यहां पर लगाएंगे ना, साइन सी माइनस डी लगाएंगे, इतनी मैथ्स आपको जरूर आनी चाहिए। तो यहां पर दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस 2 टाइम्स के एक्स हो जाएगा, साइन के लिए एंगल में माइनस बाहर आ जाता है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए इसमें हमारे पास जो बन पा रहा है बच्चों वो कितना, यहां पर अगर हम इसको देखिए कितना बनेगा, माइनस 2a साइन के एक्स, क्योंकि भाई ये तो एम्पलीट्यूड में आएगा और ये ओमेगा टी ये यहां पर किस में जाएगा, वो तो एम्पलीट्यूड हो गया, और ये इक्वेशन में आपको फेस के लिए बताएगा तो कॉस ओमेगा टी, और यहां पर जब लगा रहे होंगे तो ये क्या दे देगा, 2 साइन दिस प्लस दिस दैट इज ओमेगा टी, दिस प्लस दिस बाई 2 ओमेगा टी इंटू कॉस
दिस माइनस दिस, तो कॉस के लिए माइनस के एक्स जो होगा प्लस में हो जाएगा, दैट इज ओनली के एक्स होगा। तो ये बन जाएगा 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी, और उसमें देख रहे हैं कॉस ओमेगा टी। यहां पर एम्पलीट्यूड ये बन रहा है और यहां पर एम्पलीट्यूड ये बन रहा है। अब जरा सा आप लोग ध्यान दे लीजिए कि अगर हम इस एम्पलीट्यूड को देखिए, a इज इक्वल टू जो दिखलाई दे रहा है आपको 2a साइन के एक्स, ये जो एम्पलीट्यूड आपको दिखलाई दे रहा है, x को 0 रख दें। इफ x इज इक्वल टू 0 सो a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। देख लीजिए x इज इक्वल टू 0 पर ये आपको ये साइन 0 0, तो एम्पलीट्यूड यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए अगर हम x को, ये एम्पलीट्यूड है आप जो देख पा रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 2a cos के एक्स, ये जो देख रहे हैं, तो यहां पर फॉर x इज इक्वल टू 0 तो cos 0 1 होता है, तो एम्पलीट्यूड यहां पर कितना मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा एम्पलीट्यूड। तो दोनों में आप फर्क अच्छी तरीके से देख लीजिए, और ये जो इक्वेशंस आपने बनाए हैं इसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि k का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा, और यहाँ पर 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो देखिए बच्चों, ये यहाँ पर हम दोनों के लिए लिख के दे रहे हैं, यहाँ पर इसके लिए, ये तो बात आप समझ गए एम्पलीट्यूड के लिए। अब ये देखिए इक्वेशन, दैट इज माइनस 2a साइन, विजिबिलिटी है, हाँ है, मैं ध्यान दे रहा हूं, साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, ये के एक्स हो गया, इंटू कॉस 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये तो हो गया इसके लिए इक्वेशन, कब, जबकि ये रिजिड एंड की बात हो रही है। और फ्री एंड के केस में भी आपको यहां पर दिखलाई दे रहा है दैट y इज इक्वल टू 2a cos 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, सॉरी ये पहले लिखिए आप, हाँ, इंटू साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी। ये आपको यहां पर फ्री एंड से जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये यहाँ पर रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो दोनों में आप फर्क देख सकते हैं। एम्पलीट्यूड के आपको फर्क साफ साफ दिखलाई दे रहा है, ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखलाई दे रहा है, और ये यहाँ पर एम्पलीट्यूड दिखलाई दे रहा है दोनों में। तो बच्चों, इसके बाद हम आप लोगों को आगे लिए चलते हैं, इस पर क्वेश्चंस जरूर हैं, लगाइएगा, आगे चल। तो बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर ज़रा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे, आप लोग ज़रूर इनको देखिएगा। लेकिन जैसे हमने वहाँ पर प्रोग्रेसिव वेव्स में किया था, उसी तरह से यहाँ पर हम स्टेशनरी वेव्स में बता रहे हैं। प्रोग्रेसिव वेव में बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी से वेव चल रहा होता है, और यहाँ पर वेव वेलोसिटी 0 होता है। वेव वेलोसिटी 0, तो पार्टिकल क्या है, वाइब्रेट कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे। तो वेव वेलोसिटी बाउंडेड मीडियम है ना, इसलिए वेव वेलोसिटी यहाँ पर 0, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन पार्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर होता है। क्योंकि पार्टिकल वेलोसिटी तो आप देख रहे थे यहाँ पर, ये अगर हम बात करें इसकी, तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, ये तो हो रहा है, लेकिन वेव वेलोसिटी यहाँ पर 0 होता है यहाँ पर। तो वेव वेलोसिटी 0, पार्टिकल वेलोसिटी अलग अलग होता है सभी पार्टिकल्स का। सबसे ज़्यादा कहाँ पर एंटी नोड्स पर होता है, नोड्स पर तो वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी होते ही नहीं है। अब यहाँ पर ये भी याद रखना पड़ेगा, एंटी नोड्स और नोड्स के पोजीशन फिक्स होते हैं। ये सब बातें पढ़ेंगे आप तो समझ में ही आएंगे। नोड्स के पोजीशन बिल्कुल फिक्स होते हैं, एंटी नोड्स के पोजीशन बिल्कुल ही फिक्स होते हैं। एक और आपको बात बताना चाहूँगा, 2 यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हैं, अगर उनके बीच के आप पार्टिकल्स को देखें तो मैंने बताया कि जो नोड्स के बीच के पार्टिकल्स सेम फेस में वाइब्रेट कर रहे हैं, और नोड के इधर उधर के पार्टिकल्स अपोजिट फेस में वाइब्रेट कर रहे होते हैं। एक और आपको बात बताई थी कि मीन पोजीशन पर यहाँ पर क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है ना। और एम्पलीट्यूड भी यहाँ पर देखिए, एंटी नोड्स पर एम्पलीट्यूड
यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम आपको मिल पा रहा है। अब देखिए स्लोप अगर हम निकालना चाहें, जिसको कि स्ट्रेन कहते हैं, एक टर्म है इसमें स्ट्रेन, स्लोप ऑफ स्टेशनरी वेव, तो स्ट्रेन कितना होगा बच्चों, स्ट्रेन यहाँ पर dy ओवर dx से आप दिखलाएंगे। ये क्या है, स्लोप ऑफ स्टेशनरी वेव पैटर्न dy ओवर dx है। अब ध्यान दीजिए कि नोट्स पर क्या होता है, एम्पलीट्यूड्स अगर देखिए एट नोट्स, तो एम्पलीट्यूड के डिफरेंस ये जो होते हैं ये यहाँ पर नोट्स पर दोनों के, और एट एंटी नोट्स पर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, है ना। एंटी नोट्स पर रिजल्टेंट क्या होता है, जैसे एक वेव हमारी सपोज कीजिए ये वेव आपको दिखलाई दे रहे थे, अगर मान लीजिए यहां पर एक वेव हमारी ये चली जा रही है और दूसरी उधर से रिफ्लेक्ट होके आ रही है सपोज, तो ये यहां पर एंटी नोट्स पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। ये जा रही थी, तो रिजल्टेंट यहां पर दोनों के सम, ये रिजल्टेंट को थोड़ा सा हम डार्क एंड कर रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं रिजल्टेंट, और नोट्स पर क्या हो जाएगा, ये दोनों के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के बराबर, और एंटी नोट्स पर यहां पर मैक्सिमम हो जाएगा, रिजल्टेंट वेव के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब बच्चों एक बात और बताना चाहूंगा, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए ध्यान रखिएगा, नोट्स पर की हम बात करें, अगर नोट्स पर क्या है, कंप्रेशन है, क्या है, कंप्रेशन, और कंप्रेशन पे क्या होता है कि ये देख रहे हैं, अगर ये नोट है तो यहां पर प्रेशर एंड डेंसिटी दोनों यहां पर क्या हो जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, दोनों यहां पर इंक्रीज कर जाएंगे कंप्रेशंस के लिए। एंड हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव की बात कर रहे हैं, तो नोट्स पर कंप्रेशंस पर क्या हो जाएगा, प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज कर जाएंगे। वेयर रेयर फ्रैक्शन पे देखिए, रेयर फ्रैक्शन पे यहां पर अगर ये नोट है तो यहां पर तो दूर दूर हो जाएंगे, तो इस जगह पर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएंगे, क्या, प्रेशर एंड डेंसिटी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसे, इस तरीके से देखिए, डाउन एरो बना लीजिए, प्रेशर और डेंसिटी दोनों के लिए डाउन एरो बना लीजिए, यहाँ पर अप एरो बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ये नोट्स पर के पास की बात हमने आप लोगों को बताई। वेयरएज एंटी नोट्स पर आप समझ सकते हैं, इसके लिए प्रेशर डेंसिटी दोनों यहाँ पर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, दोनों क्या होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। तो वेरिएशन यहाँ पर कह लीजिए मिनिमम होगा। ये मैंने नोट्स की बात बताई है, लेकिन अगर एंटी नोट्स की बात करें तो याद रख लीजिए थोड़ा सा, एट एंटी नोट्स यहाँ पर प्रेशर एंड डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ वेरिएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसी तरह से ये मैंने नोट्स के लिए तो आपको बता ही दिया कि मैक्सिमम वेरिएशन होगा, तो नोट्स पर मैक्सिमम वेरिएशन हो रहा है, एंटी नोट्स पर कांस्टेंट या मिनिमम वेरिएशन होंगे, छोटी सी बात। अब चलिए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स मैंने पहले ही कहा था आपसे, लॉन्गिट्यूडिनल भी हो सकते हैं और ट्रांसवर्स भी हो सकते हैं। तो मैं दोनों ही केसेस की यहाँ पर बात करूँगा। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल जानते हैं कि एयर कॉलम के लिए यहाँ पर ऑर्गन पाइप आप लोगों ने किया भी हुआ है अपने क्लासेस में। ऑर्गन पाइप
क्लोज्ड एंड ओपन दोनों तरह से होता है, उसमें हम आपको दिखलाएंगे फ्रीक्वेंसीज किस तरह से होते हैं, और फिर इसके बाद में ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हम एक प्रैक्टिकल भी आपको बताने की कोशिश करेंगे जिसमें कि स्ट्रिंग का केस होता है। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल वेव की हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। तो भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्लोज्ड सिरे पर आप देखिएगा, देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात कर रहे हैं और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको इस तरह से बता दूंगा कि याद रहेगा। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की बात करें तो यहां पर बच्चों हम लोग लेंगे क्या, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जरा ध्यान दीजिए, यहां पर मैं बना रहा हूं, ये देखिए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है। तो जहां पर क्लोज्ड है यहां तो नोड बनेगा ही बनेगा और ओपन सिरे पर एंटी नोड बनेगा। तो सबसे पहला अगर हम केस यहां पर डिस्कस करें तो देखिए इसका लेंथ अगर सपोज कीजिए पाइप का L है और यहां पर आप देख सकते हैं वेव लेंथ को हम लेमडा 1 का नाम दे रहे हैं बच्चों। तो आप देखिए जरा सा कि ये कितना हो जाता है, इसमें याद रखिए ये कितने के बराबर है, लेमडा बाई 4 ये होता है। अच्छा ये चीज तो आपसे बताना ही है कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच, लगातार दो नोड के बीच में कितना होता है बच्चों, लेमडा बाई 2 होता है डिस्टेंस। और एक नोड और एक एंटी नोड, ध्यान दीजिए एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में लेमडा बाई 4 डिस्टेंस होता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में अपने बैठा लीजिए, एक नोड और एंटी नोड के बीच में। तो भाई ये कितना हो गया, लेमडा 1/4 वही तो L है, या दूसरे शब्दों में लेमडा 1 = 4L है। अब जरा सा फ्रीक्वेंसी की बात करें, N1 = V/λ1। तो यहां पर देखिए V/λ1 को जब रखेंगे कितना है, 4L है। ठीक है, जरा ध्यान रखिए, आगे भी बात करना है तब समझ पाएंगे। दूसरा केस हम ले रहे हैं, जबकि यहां पर देखिए ये तो फंडामेंटल था, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इसको जो देख पा रहे हैं एक नोड और एक एंटी नोड, यही तो बन सकता था। अब दूसरे केस में हम क्या करते हैं कि यहां पर एक नोड तो ये बनेगा ही बनेगा हमेशा, ये तो एंटी नोड बनेगा और एक नोड हम ये भी ले लेते हैं। तो देखिए कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, ये यहां पर ऐसे और ये सॉरी ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये तो यहां पर से ये हुआ और ये चित्र पर मत जाइएगा, बात समझिएगा। अगर गंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, हम अच्छा भी बना देंगे, लेकिन बात यहाँ समझने से मतलब था। चलिए ये ले आइए और ये यहाँ पर ये ले आइए, तो ठीक है। चलिए तो देखिए λ/4 एक और λ/4, दैट इज ये जो L था इसके लिए क्या हो गया, λ3 नाम λ2 दे दिया इसका, यहाँ पर 3λ2/4, λ/4 के 3 मिल रहे हैं यहाँ पर, विच इज इक्वल्स टू L, दैट इज λ2 = 4L/3। और अगर हम N2 की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो V/λ2 दैट इज ये हो जाएगा V/4L और ये 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम अगला और केस ले लेते हैं, जबकि एक नोड और बढ़ाते हैं, अगला केस भी ले लेते हैं। तो अगले केस में यहाँ पर मैंने कहा जैसे आपसे एक और यहाँ पर नोड बना देंगे, तो एक तो ये नोड था, एक चलिए ये नोड हो जाएगा और एक ये नोड हो जाएगा। एक नोड था, दो नोड थे, यहाँ पर 3 नोड और ये तो एंटी नोड होगा ही होगा। तो बच्चों यहाँ पर से देखिए ये और ये और ये और इसको अगर आप ध्यान दें तो ये और ये और ये, तो अभी देखिए यहाँ पर λ/4 कितने बार हो गया, 5 बार हो गया। तो 5λ3/4 इज इक्वल टू ये पूरी लेंथ L, तो λ3 = 4L/5।
अब यहाँ पर अगर हम बात देखें बच्चों की n3 इज इक्वल टू v बाई लेमडा 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा v इंटू 5 हो जाएगा अपॉन 4l। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें कि n को यहाँ पर 1/4l दिखलाई दे रहा था, 3/4l, 5/4l दिखलाई दे रहा है, और अगर हम ये तो यहाँ पर थर्ड के लिए ले रहे हैं, लेमडा 3 को आप जो देख पा रहे हैं कितना 4l/5 है। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए mth की अगर हम बात करते, यहाँ पर ये थर्ड है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए यहाँ पर आ रहा है 4l/5, सेकंड के लिए आ रहा है 4l/3। तो mth के लिए अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 2m+1 आ जाएगा, ये अपॉन में जो इसकी जगह पर लिखा है। तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर mth फॉर mth लिख लीजिए, फॉर ऑर्गन पाइप वाइब्रेशन इन mth ओवरटोन। तो mth ओवरटोन में mth ओवरटोन के लिए क्या करेंगे, ये थर्ड सेकंड था, ये थर्ड था, ये mth है। तो mth के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू 4l अपॉन 2m+1 हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं कि m के वैल्यूज वेरी कराते चले जाएंगे। तो कुल मिला करके देखिए, अभी हम यहां पर ये देख पा रहे हैं बच्चों कि n1:n2:n3 अगर इनको हम निकालें तो क्या आ रहा है 1:3:5, 1:3:5। तो इसके जो ओवरटोन्स हैं इनके फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, ऑड नंबर्स में होते हैं। तो हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन्स गिवन बाय 1:3:5 ... ऑड चलेंगे यहाँ पर नंबर। तो ये तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात थी। और आगे चलिए ले लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बात करते हैं। तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप, तो यहाँ पर क्लोज्ड को हटा देते हैं देखिए, और ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप में देखिए बच्चों क्या होगा, आप वो भी कर लेंगे, बस उसमें दोनों सिरों पर क्या रखना पड़ेगा, हमें एंटी नोड्स रखने पड़ेंगे दोनों सिरों पर। और उसमें देखते हैं कि ये ओवरटोन्स के फ्रीक्वेंसीज किस तरह से आते हैं, जरा से ये देख लिया जाए। तो देखिए वही 3 केसेस हम बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए पहला, और ये चलिए यहाँ पर दूसरा है। 3 केसेस ले लेते हैं, उसी हिसाब से आप बना लेंगे। तो पहले केस में देखिए यहाँ पर तो एंटी नोड बनेगा, तो ये पक्की बात है कि ये यहाँ पर नोड बनेगा, ये एंटी नोड है और ये एंटी नोड है। यहाँ पर तो एंटी नोड ये बनेंगे ही बनेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 नोड हमारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से इसको यहाँ पर करना है। तो ये नोड हो गया और ये नोड हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर L को कितना लेमडा बाई 4 2 बार है। तो या ये कह लें कि λ/4 है। तो λ1/2 इज इक्वल टू L, सो λ1 इज इक्वल टू 2L, सो दैट N1 इज इक्वल टू V/2L मिल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इस केस में देखते हैं λ/4 दैट इज λ2 इज इक्वल टू L मिल रहा है आपको। तो यहां पर भी इसको अगर हम 2L का फॉर्म बनाना चाहते हैं तो इसको हम 2L/2 कर लें। देखिए यहां पर अपॉन में 2L सब में मिलता है। तो N2 इज इक्वल टू V/λ2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2V/2L। ये λ2 का वैल्यू रख दिया, N2 इज इक्वल टू। इसी तरह से बच्चों यहां पर जब आप देखेंगे तो एक नोड और बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमें यहाँ पर
कितना मिल जाएंगे ये, देखिए ये यहाँ पर ये और ये 3 नोड मान लीजिए यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसे इसमें बच्चों यहाँ पर इसी तरह से एक और बना लेना है आपको। तो इसको यहाँ पर जब बना लेंगे तो देखिए कितने मिल जाएंगे हमको, एंटी नोड, नोड, एक और यहाँ पर एंटी नोड पड़ जाएगा, तो एक और ये नोड, एक और ये नोड और ये एंटी नोड, है ना। अब इसको बात को आप समझ पा रहे होंगे, फिगर बनाइए। तो यहाँ पर 2 नोड के बीच में कितना, λ/2, λ/2 और ये एंटी नोड और इसके बीच में λ/4 और ये यहाँ से यहाँ तक λ/2, एक और ये λ/2, ये देख पा रहे हैं आप, 3 लगा देते हैं λ3 और ये λ3/4। तो कुल मिलाकर के हमारे पास कितने हो गए देख सकते हैं, 3 टाइम्स λ3/2, λ/2 एक बार, 2 बार और एक इससे बन गया, ये इक्वल टू L, दैट इज λ3 इज इक्वल टू 2L/3। सो N3 इज इक्वल टू V/λ3, या फिर ये कितना हो जाएगा 3V/2L। अब आप देख सकते हैं कि 1/2L, 2/2L, 3/2L, तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि अगर ये तो थर्ड ओवरटोन दिखलाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर आपको 3 ही मिल रहा है। तो अगर हम इसके लिए बनाए कि बात करते किसकी, mth की, अगर हम बात कर लें mth ओवरटोन की बात करें, तो mth ओवरटोन में हमें कितना मिल रहा है, इस पर जरा सा गौर कर लिया जाए। सेकेंड में 2 मिल रहा है, थर्ड में 3 मिल रहा है, तो mth में भी यहाँ पर मिल जाएगा। पहले तो रेशियो आप देख लीजिए, n1 n2, इसके लिए देखिए n1:n2:n3, 1 2 3, दैट इज 1:2:3। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इवन ऑड दोनों ही मिल पा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज हम लोग देख लें जरा सा, इसको आप लोग ठीक कीजिए। ये देखिए हमारा फंडामेंटल है, ठीक है, तो ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, जरा सा ध्यान दीजिए, मैं इसको क्लियर कर दूं आप लोगों को। फर्स्ट ओवरटोन और ये सेकंड, ये हमारा क्या है, लिख दो यहां पर, ये क्या है, फंडामेंटल, और ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन, और ये है सेकंड ओवरटोन। अब देखिए मैं आपको इसमें बताऊं क्या, देखिए सेकंड में कितना चल रहा था, यहां पर देख सकते हैं आपको, यहां पर, अच्छा सॉरी, ये मैं ये केस तो बता ही रहा हूं आपको, चलिए पहले ये बता दो, फिर आपको क्लोज वाले की एक बार फिर से छोटी सी बात बता दूंगा। तो ये फंडामेंटल, ये फर्स्ट, ये यहां पर सेकंड है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना है, यहां पर सेकंड में कितना है, 3 है, फर्स्ट में कितना है, 2 है, फंडामेंटल तो 1 है, दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ओवरटोन में 2 है, सेकंड ओवरटोन में 3 है, तो mth ओवरटोन में कितना होगा, यहां पर n+1 नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करें तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहां पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब यहां पर सेकंड में 3 है तो mth में कितना हो जाएगा, m+1 हो जाएगा इंटू V/2L। ध्यान दिया जाए, ये क्या है, mth ओवरटोन है, एक ज्यादा चल रहा है, फर्स्ट में 2V, सेकंड में 3V, तो mth में m+1V। इस बात को आप लोग बच्चों ध्यान रख लीजिए जरा सा। अच्छा, अब आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर भी आप जो देख रहे थे, तो उसमें भी जो पहले बताया मैंने वो फंडामेंटल है। फर्स्ट में उसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो 3 मिल रहा था फर्स्ट में, तो m की जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा।
और सेकंड में क्या मिल रहा था, 5 मिल रहा था। उस केस में, अभी पीछे वाला जो केस था उसको आप लोग देखें, तो वहां पर जो 5 मिल रहा है, तो सेकंड में 5 मिलने का मतलब क्या है कि जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये किसके लिए था, ये क्लोज्ड के लिए था, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, तो उसमें mth क्या हो जाएगा, 2m+1 ओवरटोन से फंडामेंटल ये है, और उसके बाद वाले हमारे जो n2 n3 हैं ये हमारे ओवरटोन्स कहलाने लग जाते हैं। तो होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ रही है बात, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, बस ये याद रखना है कि यहाँ पर ओवरटोन्स हमारे जो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये इवन ऑड दोनों हैं ओपन में, और क्लोज्ड में ओनली ऑड हमारे पास थे। जो ओवरटोन्स थे वो क्या थे, ऑड मल्टीपल में थे। आगे चलिए चलते हैं बच्चों, एक हमारे पास में इसी को मैंने बताया ना था, एक प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा, तो रिजोनेंस ट्यूब जिसको कहते हैं, उसके हेल्प से हम स्पीड निकाल लेते हैं, साउंड वेलोसिटी निकाल लेते हैं, किसका, एयर का। करते क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, बस आपको इतना जानना है कि एक यहाँ पर ट्यूब है, देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक फिगर बना लूँ, उसके बाद मैं हल्का सा ब्रीफ दे के बता दूंगा। तो बच्चों अभी देखिए ये मैंने यहाँ पर छोटा सा एक बनाया, बस सिंबॉलिक है, इतने से आपका काम चलना चाहिए। तो करते क्या है, देखिए इसमें यहाँ पर इसको ऊपर तक वाटर फिल करके और एक लेवल तक ले आते हैं कि जहाँ पर तक ये बिल्कुल ऊपर तक नेक तक वाटर आ जाए। हमारा काम क्या है हम आपको बता रहे हैं। अब क्या करते हैं, यहां पर से इसका कैप लगा देते हैं, ये कैप लगा के यहां से टाइट कर दिया, बंद कर दिया, तो ये तो पानी इधर ही रुका रहेगा, और इसको हम यहां पर नीचे की तरफ में ले आते हैं, ध्यान दीजिए ये डाउन ले आते हैं। करते क्या है कि यहां पर से अब इसको ओपन करते हैं और इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ में बढ़ाते जाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों इसको, तो बच्चों कॉर्क को लगा दिया और इसके बाद क्या किया, इसको लोअर कर दिया। अब यहां पर क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करा के इसके माउथ पर रखते हैं और ये कॉर्क यहां से ढीला करते हैं। तो ये तो लोअर ला चुके हैं, नेक्स्ट फिगर में इसको लोअर ला के रोक दिया, ये यहाँ पर रुका होता कॉर्क लगा और अभी कॉर्क खोल दिया, तो इसके लेवल डाउन होने से लेवल डाउन होने लगेगा और यहाँ पर रेजोनेंस डेवलप हो, जैसे एयर कॉलम ये बढ़ने लगेगा तो रेजोनेंस डेवलप हो जाएगा। तो इस समय पर देखिए क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर जो पहला जो यहाँ पर रेजोनेंस मिला, दैट इज एंटी नोड और नोड डेवलप कर जाएंगे इस तरीके से इसमें ट्यूब में। ये जो आप देख पा रहे हैं ये केस बिल्कुल इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सपोज L1 लेंथ पर ऐसा हुआ और लेमडा 1/4 इज इक्वल टू, ये दिखलाई दे रहा आपको कितना, L1 यहां पर दिखलाई दे गया। अब देखिए दूसरा, जब फर्दर हम यहां पर या यूं पहले L1 इज इक्वल टू लेमडा 1/4, लेमडा 1 क्या, लेमडा 4 ही, लेमडा तो रहेगा ही रहेगा, इसका वेवलेंथ तो थोड़ी ना बदलेगा, ये इतना हो गया। फर्दर इसको अभी और डाउन करते जा रहे थे तो ट्यूनिंग फॉर्क को फिर से हिट करके रखा और फर्दर इसको डाउन करना जारी रखा। तो अगला केस क्या मिल जाएगा, ये लोवर्ड हो रहा है तो यहां पर तो नोड ही मिलेगा, एक यहां पर नोड और डेवलप हो जाएगा, तो अभी ये इस तरीके का केस सामने आ जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नया लेंथ हमको एक मिल जाएगा L2 और ये L2 लेंथ कितना होगा यहाँ पर, दैट इज L2 इज इक्वल टू 3 λ/4, यहाँ पर λ/4 और अभी देखिए इन दोनों से आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जरा सा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस किया तो ये कितना आ गया, λ/2, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। अब ये आपको लैम्डा मिल जाने से क्या हुआ है बच्चों कि हमें टेम्परेचर पता है, तो Vt इज इक्वल टू n लैम्डा से हम यहाँ पर n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है, तो यहाँ पर देखिए इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए लैम्डा की वैल्यू, तो L1 L2 तो हम लोग जानते ही हैं,
तो इस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए साउंड का एट टेम्परेचर T। आप देखिए हम साउंड का यहाँ पर निकालना चाह रहे थे वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे, साउंड स्पीड के लिए देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, देखिए ये जानते हैं ना, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टेम्परेचर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी टी माइनस 0.61 टी, और ये वैल्यू यहां पर से उठा करके रख देंगे, तो इससे हमको वी नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। ये यहां पर मिल जाएगा क्या, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये पता चल जाएगा। पहली बात आप समझिए। अब आपको यहां पर एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों, एक एंड करेक्शन है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एंटी नोट्स हमारे बनते हैं वो जस्ट इसके यहां पर माउथ पे न बन के थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनते हैं, तो ये एंड करेक्शन, मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस पर ऊपर बन रहे हैं यहां पर, तो एक्चुअली जो लेंथ थी हमारी वो एल ना होकर के एल प्लस एक्स लेंथ ली जाएगी, तो सेम वही केस होगा यहां पर। और इसको देख लीजिए आप कितना, ध्यान दे लीजिए जरा सा, कितना हो गया, दैट मीन्स L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, और दूसरे केस में L2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर से यहां पर ये लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू L2 माइनस L1, सो लेमडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। अभी हमें यहां पर एक्चुअली x फाइंड करना है, एंड करेक्शन में कितना ऊपर जाकर के एंटी नोट बन रहा था, तो इस x को फाइंड करना है। तो लेमडा का यहां पर ये जो वैल्यू मिल रहा है इसको उठा करके यहां पर फर्स्ट में ही रख दो, तो देखो क्या मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 में रख दिया, तो L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1 अपॉन 4, दैट मीन्स यहां पर आपको ये 2L1 प्लस एक्स इज इक्वल टू L2 माइनस L1, और x इज इक्वल टू आपको यहां पर ये 2x भी हो जाएगा बच्चों, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3L1 प्लस सॉरी हाँ ठीक है, देखिए 2x इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 और x इज इक्वल टू L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। ये देखिए अच्छे से, तो ये आपको यहां से L2 L1 पता है, तो एंड करेक्शन भी आपको x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने कहा था आप लोगों से बताऊंगा मैं किसके, पूरी बातें हमने आप लोगों को किसमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए बताया था, जिसमें कि मैंने कहा था कि ऑर्गन पाइप से। अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, स्ट्रिंग का केस लेंगे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स के लिए, और उसमें भी इसी तरह से कुछ, इसमें दोनों एंड पर ओपन पाइप में वो एंटी नोट्स थे, और इसमें दोनों एंड पर स्ट्रिंग के नोट्स होंगे, तो उस केस में भी आप लोग यहाँ पर हार्मोनिक्स देख सकते हैं, ओवरटोन्स देख सकते हैं कि पहला ओवरटोन, दूसरा ओवरटोन और तीसरा किस तरह से मिलेंगे, तो यहाँ पर भी आप उसी तरह से बिल्कुल देखिए बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का केस भी दिखला रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स को भी हम लोग देखते हैं। स्ट्रिंग का केस है उसी तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ, बनाएंगे जल्दी से, इसके ओवरटोन्स देखेंगे और यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज के रेशियो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ले रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स ले रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, पहला हम यहां पर केस आपको दिखला रहे हैं, देखिए ये बाउंडेड मीडियम हमने बनाया यहां पर, और ये तो नोड हो जाएंगे, और यहां पर देख सकते हैं ये
एंटी नोड आपको दिखलाई दे रहा है। ठीक है, सेकेंड केस भी यहीं पर चलिए बना लेते हैं। तो इसमें एक ही लूप है और सेकेंड केस में हम यहां पर 2 लूप कर देते हैं। देखिए यहां तो नोड रहेंगे ही रहेंगे, तो यहां पर एक नोड और बढ़ गया। थर्ड केस में क्या करते हैं, एक हम और लूप बढ़ा देते हैं, दैट इज ये देखिए ये नोड 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 और ये एंटी नोड तो आप देख ही पा रहे हैं। और इसी तरह से आगे एक बताएंगे, जब बहुत सारे लूप्स होंगे उनकी हम बात बताएंगे। 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे ही चलते जा रहे हैं जो भी ये। तो यहां पर पी लूप्स ले लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये 1 लूप 2 लूप्स 3 लूप्स एंड पी लूप्स। इस केस में बच्चों अगर हम देख रहे हैं यहां पर, तो 2 नोड्स के बीच में कितना हो जाएगा वेवलेंथ का टर्म्स में। अगर वैल्यू एल की वैल्यू ये देखें, पूरा एल लेंथ है, तो ये यहां पर लेमडा बाई 2 हो जाएगा। और अभी हम यहां पर कह सकते हैं कि लेमडा 1/2 इज इक्वल टू एल। क्लियर है? यहां पर कह सकते हैं 2 लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू एल। यहां पर 3 लेमडा ये बाई 2 इज इक्वल टू एल। ये देख लीजिए। अब देखिए इन सभी में हम यहां पर क्या निकालते हैं, विश करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने की विश करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगी इस केस में, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L। तो V N1 इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन लेमडा दैट इज 2L। इस केस में यहां पर लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2L अपॉन 2 दैट इज N2 इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, V बाई 2L इंटू 2। यहां पर अगर हम बात करते हैं लेमडा 3 की, तो कितना हो जाता, 2L अपॉन 3 दैट इज N3 इज इक्वल टू 3V बाई 2L। 3 लूप में यहां पर 3 आ रहा है, तो अगर P लूप्स हैं यहां पर से P लूप्स हैं, तो P लूप्स में कितना आ जाएगा, यहां पर NP का वैल्यू देखें तो कितना आ जाएगा, P टाइम्स V अपॉन 2L। और बच्चों आप जानते हैं, देखिए यहां पर कि वैल्यू V का अगर आप रख दें तो यहां पर कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, NP इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी यहां पर हम देख रहे हैं, तो P अपॉन 2L अंडर रूट T बाई मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन की बात है यहां पर, स्ट्रिंग का केस है, तो टेंशन यहां पर T होगा, मास पर यूनिट लेंथ यहां पर लगा देंगे। अब जरा सा आगे देखिए, हम यहां पर अगर इनकी बात करें तो यहां पर ये बच्चों फर्स्ट ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, देख पा रहे हैं, ये सेकंड है, सेकंड ओवरटोन है। और ये यहां पर देख रहे हैं ओवरटोन कौन से, जब यहां पर 3 लगा तो 2 है, 2 लगा तो 1 है ना, फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है। तो देख सकते हैं कि 3 में सेकेंड ओवरटोन है, तो P में P लूप्स में कितना होगा, P माइनस 1 ओवरटोन होगा। कौन सा, P माइनस 1, एक कम पेस में चल रहा ओवरटोन। और अब हार्मोनिक्स की बात करें तो यहां पर देख सकते हैं N1 इज टू N2 इज टू N3। अगर इनकी बात करें तो 1 इज टू 2 इज टू 3 ये आपको मिल रहे हैं, इवन ऑड दोनों ही के टर्म्स में मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पर अगर हम देखिए मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या रख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ को हम क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डी कर लें, चलिए डेंसिटी रो कर लें,
वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और पर यूनिट लेंथ की बात है तो एल से डिवाइड कर दिया जाए, सब पर यूनिट लेंथ की बात है। अब वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो अपॉन एल। देख लीजिए वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंड्रिकल वायर है, पाई आर स्क्वायर एल, तो यहां पर एल से एल कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट आपके पास हो जाएगा एम की जगह पर अभी 2l अंडर रूट टी अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ये फ्रीक्वेंसी आपको इसकी मिल पा रही। अब जरा फ्रीक्वेंसी के बारे में देख लीजिए, किन किन वैल्यूज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आपके सामने है। पहली चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, वायर के लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये टी टेंशन है बच्चों यहां पर देख लीजिए। और अभी आगे और देख लें, अगर हम डेंसिटी के केस में बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट रो, दैट इज डेंसिटी, वायर का डेंसिटी भी हो गया यहां पर। और ये जो आप देख रहे हैं इसको आप एरिया भी ले सकते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बच्चों इसका केस भी हमने आप लोगों को बताया। अब आगे चलिए चलते हैं, तो यहां पर हमारे पास में आपके लिए एक टर्म है इको। तो इको बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन होता है। आप जानते हैं किसी खाली रूम में जिसमें कर्टेन वगैरह ना पड़े हों, गाना गाने का कभी मन करता होगा तो आप देखते हैं साउंड इको करता बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर मिस्टेक्स छिप जाते हैं, है ना। और हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इको के लिए बस इतना याद रखिए, कुएं में जैसे बोलते हैं ना तो साउंड रिफ्लेक्ट करके आता है, तो इसमें जो साउंड आप प्रोड्यूस करते हैं उसको डबल डिस्टेंस चलना पड़ता है जाने और आने में। तो जाने और आने के लिए हम बात करें कि कितना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए d इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी। डी इज इक्वल टू डिस्टेंस की अगर हम बात करें, इको की बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर, छोटी सी बहुत छोटी सी बात है, बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि d इज इक्वल टू वी टी होता ना, तो यहां पर बाई टू, कितना बाई टू। ऐसे देख लीजिए टाइम पूरा t लगता है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम जाने जाने का टाइम कितना लगेगा, या इसको यहां पर कर दीजिए, लीजिए वही डिस्टेंस 2d इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो d इज इक्वल टू वी टी अपॉन 2। ये इको का केस याद रखिए आप लोग। यहां पर क्या है, इको, तो इको में डिस्टेंस यहां पर ये d है सपोज कीजिए, और स्पीड v से यहाँ पर जाएगा, टकरा करके वापस आएगा, 2d डिस्टेंस चलेगा, तो d का वैल्यू आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये भी मैं बताऊं बच्चों कि टाइम जो होता है, आप इसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर साउंड अगर मान लीजिए कितना 1/10, जैसा कि हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर बच्चों साउंड 1/10 सेकेंड के पहले आ गया, अगर इससे पहले आ गया तो हम लोग यहाँ पर इसको इको को नहीं सुन पाएंगे। रीजन बीइंग हमारा जो कान पे इफेक्ट रहता है इसका, ऑर्डिनरी साउंड जो है वो हमारे कान पे 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 330 इंटू 1/10 लगा देंगे तो ये कितना आएगा, 16.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको इतना टाइम तो मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर d लगभग 17 मीटर, जो 16.5 मीटर आ रहा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब इको के लिए इतना यहाँ पर डिस्टेंस होना मस्ट है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी साउंड हमारे जो
कान पे रहता है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है, तो उससे ज़्यादा समय कम से कम चाहिए। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो समय ज़्यादा मिलेगा, तभी एको यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। अब बच्चों एक यहाँ पर और बात आपको बतानी है, देखिए जल्दी से कर देते हैं। अकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स की बात करें तो बिल्डिंग्स इस तरह के शेप में बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल और सिंगर्स जहाँ पर गाते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग हॉल होते हैं, उनमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो साउंड है वो दर्शकों तक, सुनने वालों तक पहुँचे। तो रूफ्स इस तरह के डिज़ाइनिंग किए जाते हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट करके हम तक आ रहा हो, ये यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अच्छा, अब एक बात आपको बताना चाहूँगा, टर्म है रिवर्बरेशन, है ना। रिवर्बरेशन मीन्स क्या होता है? प्रतिध्वनि। जरा इसके बारे में सुनिए। तो अभी होता क्या है कि रिवर्बरेशन आप देखते हैं कि बार बार टकरा करके सारे, उधर से साउंड आया, इधर टकराया, इधर से उधर चारों तरफ ये हमिंग जैसा होगा। ये साउंड का परसिस्टेंस बना रहना जो होता है, जिसको कहते हैं रिवर्बरेशन। तो इसके लिए यहाँ पर आप जानते हैं कि हम पहले वाला ही साउंड अभी खत्म नहीं हो पाया है और दूसरा साउंड क्रिएट हो रहा है, तो क्लियरिटी नहीं रहेगी। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर बजते हैं वहाँ पर इन सब की क्लियरिटी के लिए क्या होता है कि हम एक तरीका अपनाते हैं जिसमें कि जो साउंड है वो एब्जॉर्ब हो जाए, जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट, जो सब तरफ से रिफ्लेक्ट करेगा वो चारों तरफ से रिफ्लेक्ट ना होकर के वो एब्जॉर्ब हो जाए। और एब्जॉर्ब होने के लिए क्या कर्टेन्स वगैरह यूज करता है। अगर कमरे में कर्टेन्स वगैरह पड़े होते हैं तब फिर देखिए इको इतना नहीं हो पाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की टेक्निक्स अपनाई जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो कंट्रोलिंग जो इसका है, जो रिवर्बरेशन का कंट्रोलिंग है अच्छी तरह से साउंड सुनने के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर टाइम ऑफ रिवर्बरेशन क्या करते हैं, कंट्रोल करने के तरीके अपनाए जाते हैं। उन्हीं के लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे। कुछ वही बात है, एब्जॉर्बिंग मटेरियल मैंने कहा लगाते हैं, और इसके अलावा एक फार्मूला सबाइन फार्मूला के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, बस छोटी सी बात है, यहाँ से हमारी बात खत्म भी होगी आज। तो बच्चों देखिए, ये होता है RT, यहाँ पर जो दिखलाया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए सुनने के लिए। तो इसका वैल्यू देखिए कितना होता है, 0.166V। ये V क्या है? वॉल्यूम ऑफ हॉल है। और यहाँ पर क्या लगा हुआ है? A/S। A क्या है? यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरीके से एरिया है, जो एब्जॉर्ब करने वाले थिंग्स लगे हैं उनका यहाँ पर क्या है? एरिया ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। यहाँ पर A क्या है? एरिया ऑफ साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। और V क्या है? वॉल्यूम V है, वॉल्यूम ऑफ हॉल है। अब क्या बचा आपको यहाँ पर? S। तो S यहाँ पर क्या है? इज द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। S क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्ब करने के लिए ना, तो ये यहाँ पर सारी बातें आपके सामने हो गई। अब देखिए, इसी फैक्टर के अकॉर्डिंगली ऐसे सेटिंग की जाती है कि यहाँ पर ये टाइम कंट्रोल किया जाता है रिवर्बरेशन का, जिससे कि वॉइस हमको ऑडिबल हो, अच्छे से सुनाई दे। तो बाकी चीज़ें इसमें आप लोग डिटेल थोड़ा सा अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा। विंडोज़ एंड डोर्स जो रूम में होते हैं, इनके नंबर्स पे भी डिपेंड करता है। तो ये बस इतना आपको इसमें जानना है कि यहाँ पर क्या है, सबाइन है ना।
ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो ये बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम दिया हुआ है इसमें, और अभी चूँकि टाइम कम है, काम ये वेव मोशन का पूरा करना था, सारी बातें सीखनी। आप जो वो चैप्टर बहुत टफ कहीं से भी नहीं है, इसमें आपने जो काम किया हुआ है क्लास 12th में उसी से रिलेटेड ये सारी बातें हैं। कोई बहुत ऐसी नई बातें इसमें नहीं यहाँ पर यूज़ हुई हैं। हाँ, बस थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स और लगते, सवाल और लगते तो ज़्यादा बेहतर होता। आगे एक छोटा सा टॉपिक है बेटा, डॉपलर्स इफेक्ट, उसको भी ध्यान में दे लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर तो बच्चों डॉपलर इफेक्ट में मैंने अभी एक ही चार्ट आपको छोटा सा बना के इससे कुछ बातें बतानी हैं, और एक जनरल फार्मूला आपको दूंगा जिससे कि आपको केस पूरे समझ में आ जाएंगे। इसमें यहाँ पर जब भी कभी रिलेटिव मोशन होता है, एक सोर्स है, मिल का सायरन बज रहा, एक ऑब्जर्वर है, हम सुनने वाले निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं, और इसमें यहाँ पर जो सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जब भी हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं या उससे दूर जा रहे होते हैं, या सोर्स हमसे दूर जा रहा है या सोर्स पास आ रहा, हम रुके हुए हैं, या दोनों में चले रिलेटिव मोशन, तो यहाँ पर उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, उससे हमको कुछ अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है, अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। इसी यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी में जो एक अपरेंट चेंज जो हो रहा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट के नाम से बच्चों जानते हैं। अब आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसमें बस इतनी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर 6-8 केसेस दिखलाए हैं, 8 केसेस, तो इसमें क्या है देखिए, ये तो इसको आप अभी मैं बताऊंगा, इतना तो याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका काम होगा। ऑब्जर्वर, ये राइट एरो का मतलब टुवर्ड्स है और लेफ्ट एरो का मतलब है अवे है। तो ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स एंड सोर्स इज स्टेशनरी, देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस vo अपॉन v, और ये साउंड का आपको यहां पर स्पीड दिया हुआ है, और ये ऑब्जर्वर का यहां पर है। तो इससे आपको अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और ये यहां पर चलिए इनको भी आप एफ ही नाम दे लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एफओ नाम दे लेते हैं। चलिए एफओ, ये सारे है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको यहां पर दिया हुआ है, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिल जा रही। दूसरे केस में ऑब्जर्वर अभी है, सोर्स स्टेशनरी है। तीसरे केस में ऑब्जर्वर यहां पर स्टेशनरी है, सोर्स इज मूविंग अवे, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स। तीसरे केस में दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये पांचवें केस में, 6th केस में देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से अवे हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और 7th केस में दोनों टुवर्ड्स आ रहे हैं, और यहां पर ये केस में ऑब्जर्वर उधर पीछे वापस जा रहा है और पीछे की तरफ से ये सोर्स। तो ये यहां पर अपरेंट फ्रीक्वेंसीज आपको दिखलाई दे रहे हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा इनको तैयार करते समय, कि जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी नेचुरली है कि बढ़ी हुई ही प्रतीत होगी। तो उस केस में याद रखिएगा, जैसे यहां पर ये ऊपर प्लस है तो ये क्वांटिटी नंबर जो है एफओ से बड़ा ही आएगा निश्चित रूप से। तो इस केस में पक्की बात है कि डिस्टेंस दोनों के बीच का कम हो रहा है, देख रहे हैं आप। और जहां पर आप देख रहे हैं कि माइनस लगा हुआ है ऊपर में, तो ये नंबर कम आएगा। एक आपको आइडिया दे रहा हूं, तो दूर जा रहा है। इसी तरह से अगर सोर्स देखिए दूर जा रहा है तो अपॉन में प्लस है, तो तभी पर यहां पर लेस होगा क्वांटिटी, अपॉन में माइनस है तो बड़ा होगा, इसका मतलब क्लोज आ रहा है। तो हम आप लोगों को इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दे रहे हैं, उससे देखिए आपको बात समझ में आनी चाहिए। दैट जनरल फॉर्मूला क्या है अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए? देखिए यहां पर v प्लस माइनस vo करेंगे। देखिए कितना, v प्लस माइनस vo और v माइनस प्लस vs
और ये यहां पर फ्रीक्वेंसी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसकी वो रखेंगे। अब इसी से सारे केस आप बना सकते हो। क्या, जरा सा एक केस की हम बात कर ले। सोर्स स्टेशनरी, इसको यहां पर 0 कर दिया गया स्टेशनरी एस वी एस को, और V क्या उसकी पास आ रहा है। तो पास आने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि पॉजिटिव, दूर जाने पर नेगेटिव, पास आने पर पॉजिटिव। तो यहां पर V प्लस वीओ हो जाएगा। देखिए V प्लस वीओ अपॉन V। सेकेंड केस में देखिए फिर वही है, अब की बार दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो नेगेटिव आप रख देंगे। दूर जाने पे, मैंने अभी बताया था, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी कम ही ना सुनाई देगी। तो कम कैसे सुनाई देगी? V माइनस वीओ करेंगे तभी तो यहां पर कम सुनाई देगी। VS क्या है यहां पर? स्टेशनरी। ये मैं आइडिया दे रहा हूं। पास आ रहा होता तो प्लस में होता, यहां पर ये केस बन जाता। अच्छा चलिए एक और कोई केस ले लेते हैं। अभी ऑब्जर्वर रुका हुआ है और सोर्स मूविंग अवे। तो सोर्स मूविंग अवे का मतलब यहां पर क्या है कि ऊपर वीओ तो 0 है और अवे है तो कम होगी फ्रीक्वेंसी। कम कैसे होगी? जब प्लस लगाएंगे यहां पर एफओ। ये ध्यान दे लीजिए, ये केस आपके सामने है। दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये वाला केस ले लीजिए, 7th केस ले लीजिए, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो अभी यहां पर जब पास आ रहे हैं तो पक्की बात है क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब क्या है? पास आने का केस आपको बताया V प्लस वीओ हो गया, और बढ़ेगी तब जब नीचे यहां पर छोटा क्वांटिटी होगा तो V माइनस वी एस। और बताया ही मैंने, अगर यहां पर VS लेफ्ट को दिखलाया है तो यहां पर उसके लिए आपको माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट को मैंने दिखलाया, अगर उसके पास आ रहे हैं तो यहां पर पॉजिटिव, और अगर लेफ्ट को दिखलाया है तो उसके लिए नेगेटिव आपको लेना पड़ेगा। VO लेफ्ट नेगेटिव, VS लेफ्ट नेगेटिव, VS राइट पॉजिटिव। तो इनको रख करके आप, ये एक जनरल मैं आपको यहां पर फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको स्टडी कीजिएगा, बिल्कुल आपके समझ में आए। अगर विंड का इफेक्ट है बच्चों तो यहां पर उसको भी लगा दिया जाएगा। विंड अगर सपोर्ट कर रहा है तो यहां पर प्लस में रहेगा W, अदरवाइज यहां पर माइनस में रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एयर के लिए अगर मूविंग विद वेलोसिटी v सपोज इन द डायरेक्शन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो इसको यहां पर हम लोग लगा सकते हैं v के साथ में प्लस माइनस Vm। ये v को रिप्लेस कर देंगे इससे यहां पर, तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा v प्लस माइनस Vm और प्लस माइनस Vo अपॉन v प्लस माइनस Vm माइनस प्लस Vs, ये जो दिखाई दे रहा है, और इनटू ये f। तो ये FA अप्रेंट आपको मिल जाएगा। तो बच्चों लाइट वेव ऑल्सो शो डॉपलर इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब भी लाइट सोर्स दूर होता है, अवे होता है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, और मतलब गैप जब बढ़ने लग जाता है तो यहाँ पर भी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग दिखलाई देती है। और इसी तरीके से जब पास आ रहा होता है सोर्स, तब यहाँ पर क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है डिस्टेंस, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इसमें भी हम आपको दो फॉर्मूले दिए दे रहे हैं कि जब भी दूर जाने पर डिक्रीज करने, डिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज करता है और जब इंक्रीज करता है। तो बच्चों व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग का केस हम सबसे पहले लेंगे। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स, ध्यान दीजिए, व्हेन द
डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर पे क्या है, डिक्रीजिंग। तो यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगी, सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये यहां पर ये V जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये ऑब्जर्वर, ये आपको यहां पर जो V मिल रहा है, F फ्रीक्वेंसी क्या है, एमिटेड सोर्स की है, एमिटेड बाय सोर्स। V द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, V क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी है, अप्रोच कर रहा है जो उसकी तरफ, वो वेलोसिटी है। तो V क्या है, इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग, और C तो आप जानते ही हैं लाइट स्पीड है, लाइट स्पीड है। F क्या है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, तो F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। इन बातों को ध्यान में रखिए, यहां पर जब डिक्रीज कर रहा है, मैंने तब के लिए आपको दिया है F इज द फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय सोर्स है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो ये यहां पर चलेगा। और यहां पर अगर डिस्टेंस क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स, ये पहला केस है, एंड इफ द डिस्टेंस इंक्रीजिंग बिटवीन द लाइट सोर्स एंड ऑब्जर्वर इंक्रीजिंग, तभी यहां पर ऊपर माइनस कर दो, नीचे प्लस कर दो V बाई सी, और 1 प्लस V बाई, ये बच्चों आप थोड़ा सा डायरेक्ट रख लीजिए, देख लीजिएगा, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे तो काम पक्का बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और आपको मुझे ये चीज बतानी। एक छोटा सा डिस्कशन हम और कर लेना चाह रहे हैं, बस हमारी आपकी बात यहाँ से आज खत्म होगी। तो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली जब डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, तो मैंने आपसे कहा डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही होगी तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा होगा, तो ऐसे में रेड शिफ्ट कहलाता है ना, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा मीन्स रेड शिफ्ट हो गया। और अगर डिस्टेंस बीच का क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही मीन्स उसका वेवलेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर वॉयलेट शिफ्ट होगा। तो दोनों के ही लिए आप लोग यहाँ पर ये छोटी सी बात नोट कर लीजिए। तो बच्चों दोनों ही शिफ्टिंग के लिए आपको यहाँ पर मैं नोट करा दूं। देखिए शॉर्ट में आप लिखिए बिल्कुल, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इंक्रीजिंग, तो क्या होगा, रेड शिफ्ट होगा, रेड शिफ्ट होगा। और चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, V अपॉन सी इंटू लेमडा, नोट किया जाए, V अपॉन सी इंटू लेमडा। अब देखिए अगर यहां पर क्या है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग, तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू माइनस V अपॉन सी लेमडा हो जाएगा। ये किसके लिए है, ब्लू शिफ्ट और वॉयलेट शिफ्ट, क्या है, फॉर वॉयलेट शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। इस केस में यहां पर ये डिस्टेंस डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि वॉयलेट शिफ्ट हो रहा है, कलर उसका चेंज हो रहा है, और चेंज इन वेवलेंथ इतना हो रहा है। और अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो रेड शिफ्ट हो रहा है। दोनों ही बातें आप लोग यहाँ पर जान रहे हैं। लेमडा क्या है, उसका वेवलेंथ है सोर्स का, और सी आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट है। वी यहाँ पर
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच हो रहा है उसकी है। तो बच्चों ये टाइम के शॉर्टेज को देखते हुए मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। आप लोग बस अब रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इसके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से लगेंगे, ये हमारा आपसे पूरी तरह से प्रॉमिस है। तो इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आगे फिर आपसे एक नए चैप्टर में मिलूँगा। आप तब तक के लिए प्रैक्टिस करें अच्छे से और मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो उसमें हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।